and I am sharing here my experience with student. So मैंने इसको नाम दिया है अ स्माइल दैट टुक 1 मंथ. ओके, तो ये स्टोरी एक स्टूडेंट की है, मेरे क्लास के नहीं पर मेरे पास वाले क्लास की. तो मैं भी नई थी और वो भी नया था. तो मैं रोज़ क्लास में जाती थी और मेरे लेक्चर में मैंने नोटिस किया वो लास्ट बेंच पे बैठता था, लास्ट बेंच या सेकेंड लास्ट बेंच. ऑलवेज 2-3 दिन तक मैंने नोटिस किया और ऑलवेज ही वॉज सिटिंग अलोन. कुछ ऐसी बेंच होती थी जहाँ पे 3-3 बच्चे भी साथ में बैठ जाते थे, लेकिन ही वॉज ऑलवेज अलोन. एंड समहाउ आई केम टू नो कि वो भी नया है. फिर 2 दिन बाद मैंने उससे पूछा कि बेटा आपका कोई दोस्त नहीं है, आप अकेले क्यों बैठते हो? तो उसने मुझे बताया नहीं मैम, फ्रेंड्स तो मेरे हैं लेकिन मैं अकेला ही बैठता हूँ. फिर मैंने कहा ऐसा हो तो अपने किसी फ्रेंड्स के साथ बैठो, तो आपको लिखने करने में भी कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो आपको हेल्प मिल जाएगी. फिर वापस 2-3 दिन मैंने देखा लेकिन कुछ डिफरेंस नहीं आया था. देन आई थॉट कि मे बी ही इज़ इंट्रोवर्ट, या फिर वो है ना किसी से बात शेयर नहीं कर पा रहा है. तो मैंने मेथड चेंज की. मैंने उसके आसपास बैठने वाले, उसके सामने ही वो दूसरे सारे जो फ्रेंड्स थे आगे पीछे बैठते थे, उन स्टूडेंट्स को कहा कि आप लोग इनके साथ बैठा करो और जो भी हो ना वो शेयर किया करो. आप लोग उसके साथ बैठा करो और जो भी हो वो शेयर किया करो. फिर और 1 वीक तक मैंने ये ट्राई किया कि जब भी मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ तो उसके पास जाकर उसे पूछूं कि क्या आपको समझ में आया है, कोई क्वेश्चन वगैरह है आप कहना चाहते हो. तो भी वो धीरे धीरे करके ऐसे शाय कर रहा था. फिर एक दिन मैंने एक चिट्ठी ली और उसमें लिखा, मतलब ही वॉज ट्राइंग बट उसके रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे उसके कलीग फ्रेंड्स के साथ भी, और ना ही वो इतना अच्छा मतलब सबसे घुल मिल पा रहा था. फिर मैंने एक चिट्ठी ली, उसमें लिखा कि आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू आर ट्राइंग. आई सेड नथिंग टू हिम, आई जस्ट पुट दैट लेटर इन हिज बुक कि वो देख रहा है कि मैंने उसकी बुक में वो रखा है. फिर आफ्टर द रियल चेंजेस स्टार्टेड आफ्टर दैट. तो धीरे धीरे जैसे ही मैं क्लास में जा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो धीरे धीरे मुझे क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहा है. अपनी नोटबुक करेक्शन के लिए वो खुद आ रहा है, और अगर उसे कोई भी हो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो वो खुद ही करेगा. और आज उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं. तो 1 मंथ हो गया है उस बात को, एंड जब भी मैं उस क्लास में जाती हूँ हमेशा वो मेरे सामने स्माइल करके ही मुझे वेलकम करेगा. सो दैट स्माइल टुक 1 मंथ, एंड फॉर मी इट इज़ लाइक सक्सेस. और इससे मैंने 2 चीज़ें सीखी कि कभी कभी टीचर्स को बहुत बड़े वर्ड्स की भी ज़रूरत नहीं होती है, कुछ छोटे वर्ड से भी चेंजेस आ जाते हैं. और कुछ कभी कभी बच्चा भी अगर उसे फील हो कि आई एम सीन, आई एम विजिबल, देन ही कैन शेयर एंड ही कैन ट्राई. थैंक यू. नमस्ते, जय श्री कृष्ण. मैं कक्षा 4 और 5 में उत्सव की पढ़ाती हूँ. तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा हुआ जब मैम ने कहा कि उत्सव आपको पढ़ाना है, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बुक में क्या है, मैं कैसे पढ़ाऊँगी बच्चों को, क्योंकि इतने सालों से हिंदी पढ़ा रही हूँ तो जैसे कि कभी कभी बिना तैयारी के भी मैं पढ़ा लेती थी. अब इसमें ऐसा था कि मुझे सोचना पड़ा कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ और कैसे बच्चों को समझ में भी आए. सबसे पहले मुझे ये था कि बच्चों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा मैं पढ़ाऊँगी जो. तो स्टार्टिंग में मैम ने बोला कि माइंडफुलनेस तो आपको करवाना है, क्योंकि बुक में भी था तो मैं घर से 1-2 बार पढ़ के भी आई, यहाँ पे भी अपने जीवन विद्या में होता था. तो 1-2 बार तो बच्चे अपने हिसाब से कोई आंखें बंद कर रहा था, कोई कर रहा था, कोई नहीं भी कर रहा था, तो मैंने कुछ नहीं कहा. फिर 2-3 बार मैंने कहा कि आपकी ये बुक है ना, इसमें आपको माइंडफुलनेस तो करना ही है. तो क्या बच्चों ने पूछा मैम ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने कहा देखो इसकी बुक का नाम क्या है पहले तो आप पढ़ो. तो बच्चों ने कहा मैम इसका नाम है उत्सव. तब जब मैंने कहा कि जब इसका नाम उत्सव है, उत्सव का मतलब क्या होता है, खुश रहना और खुशियाँ बांटना. तो जब इसका नाम उत्सव है तो हमें क्या करना है, माइंडफुलनेस करना है, यानी अपने दिमाग को एकदम शांत रख देना है.
ऐसा नहीं कि मैं जो कहूँ वही आप फॉलो करना, आप थोड़ी देर शांत होके बैठ जाना, अब देखना कि आपको कैसा कैसा महसूस होता है। तो 1-2 दिन मैंने 5 मिनट उनको बच्चों को सिर्फ शांति से बैठने के लिए कहा। फिर मैंने पूछा, आप देखो गर्मी बहुत है तो आप शांति से बैठे, तो पंखे की हवा लगी है आपको? तो क्या मैम हाँ लगी। फिर 5th A में हमेशा मेरा 4th लेक्चर आता है, तो अभी बीच में गर्मी बहुत थी, तो बच्चे बोलते मैम गर्मी बहुत है, दौड़ते दौड़ते आते हैं क्लास में, मैम बॉटल भरने जाएं? मैंने कहा हाँ जाके आओ। फिर वापस आते हैं, मैम गर्मी बहुत है। मैंने कहा पहले माइंडफुलनेस करो, फिर पता चलता है कि गर्मी है कि नहीं है। तो 2-3 बच्चों ने तो तुरंत आंखें बंद कर दी। फिर 2-3 दिन थोड़े रिलैक्स किया, ऐसे पीछे मुंह होके बैठ गए, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर रिलैक्स करो। फिर मैंने कहा अब ऐसा करो, आप ऐसा रिलैक्स कर रहे हो तो आइज़ क्लोज कर दो अपनी, या नीचे कर दो, सिर को नीचे झुका लो, आंखों को नीचे झुका लो और एकदम शांत होके बैठ जाओ। अब बस ये सोचो कि आज मम्मी ने घर पे क्या खाना बनाया होगा, या पापा आपके लिए क्या लाएंगे। तो शांति से सब लोग बैठ गए। फिर 2-3 बच्चे फिर चिल्ला रहे थे। मैंने कहा अब आप ये सोचो कि हम नेक्स्ट लेक्चर वाले मैम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी मैम आएंगे वो आपके साथ क्या करेंगे। तो ऐसे करके थोड़ी देर 10-15 मिनट मुझे लगे बच्चों को शांत करने में, तो बच्चे रिलैक्स होके बैठे। फिर मैंने शेयरिंग किया उनके साथ 5 मिनट के बाद में। मैंने कहा आप अपनी आंखें ओपन कर दो। तो मैंने 2-3 बच्चों को ऐसे पूछा, 2 का मैम के पंखे की हवा मैम में बहुत अच्छी लग रही थी। फिर एक बच्चे ने बोला मैम आपने बोला था ना कि अपनी सांसों पे भी ध्यान देना। तो जब मैंने ना अपनी सांसों पे ध्यान दिया ना, तो मुझे ऐसे ऐसे अंदर से हो रहा था, वो पूरा खुद ही घूमने लगा। मैंने कहा क्या हो, कैसे हो रहा था? पता नहीं कैसे हो रहा था, पर हो रहा था मुझे। तो मैंने कहा कैसे कैसे पता चला? कि मैंने अपना ध्यान दिया इसलिए। ठीक है, फिर एक को मैंने ऐसे करके मेरा लेक्चर ओवर हो गया। फिर सेकेंड डे मेरा लेक्चर आया, तो मैंने माइंडफुलनेस अपने अकॉर्डिंग करवाया। मैंने कहा 5 मिनट पहले आप अपनी आंखें बंद कर लो और रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ। फिर एक गहरी सांस अंदर लो। तो बच्चे ज़ोर ज़ोर से ऐसे ज़ोर से आवाज़ें करके लेने लगे। फिर मैंने कहा ऐसे नहीं लेनी है, शांति से। फिर बच्चे शांति होकर बैठ गए। फिर धीरे धीरे उसको मैंने कहा छोड़ो, फिर छोड़ी। फिर मैंने बोला कि अब जो आपकी आवाज़ें आ रही है, आसपास से आवाज़ें आने वाली है, सिर्फ ओनली उसको महसूस करो कि आपको कहाँ कहाँ से आवाज़ें आ रही है। आज और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 5-10 मिनट यही करना है, सिर्फ महसूस करना है कि आवाज़ें आपके आसपास से आ रही है या कहीं और से आ रही है, ये महसूस करो। फिर वो लोग शांत होकर बैठ गए। फिर मैंने बोला अब आप अपनी आंखें ओपन करो और मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ से आवाज़ आई। फिर 1 बाय 1 मैंने सबको करी। तो किसी ने बोला मैम 4th में से बच्चों को चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो एक ने बोला मैम का माइक ख़राब हो गया था ना, तो माइक में से आवाज़ आ रही थी ज़ोर से। तो एक ने बोला कि मैम है ना पंखे में से ना डर 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 की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब पंखा अब ख़राब होने वाला है। तो मैंने कहा चलो इसका अपन कह देंगे मैम को। फिर मैंने कहा एक और, फिर मैंने लास्ट से उसमें स्टॉप कर दिया। 2-3 बच्चों को बोला, उन्होंने कहा नहीं मैम हमें कोई आंसर नहीं देना। फिर मैंने कहा आपको अच्छा तो लगा? तो क्या हाँ अच्छा लगा। फिर मैंने लास्ट में से खड़ा किया एक को, तो उसने बोला कि मैम आसपास से पता है आपको पेड़ों की भी आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है। मैंने कहा कैसे आ रही थी? आप तो बोल रहे हो हवा ही नहीं है। तो कि नहीं मैम हवा है लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर रहे। उसने सीधा ऐसा कहा। ठीक है, फिर सेकंड डे ये ओवर हो गया। फिर मैंने कहा चलो अब पढ़ाई करते हैं। तो उसमें एक चैप्टर था मन की चंचलता। मन की चंचलता ये स्टैंडर्ड 5th में है। तो उसमें ऐसा था कि 4 फ्रेंड्स थे। एक फ्रेंड का बर्थडे था, उसने अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाया था बर्थडे के लिए। तो जो एक लड़का था उसका फ्रेंड, उसका जो उसके घर पे गया ना, तो एक फ्रेंड उसके कमरे में बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे जो बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देते ना, उसका ध्यान सिर्फ उसी ओर जा रहा था सारे, क्योंकि उसको पता था कि हमें मिलने वाले। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, बच्चों का मन चंचल होता है, वैसे ही उसका ध्यान सिर्फ उसी की ओर जा रहा था। एक तो उसमें कोई रंगीन कागज में लिपटा था, कोई रंगीन ब्लैक पेपर में, सब अलग अलग अकॉर्डिंग लिपटे हुए थे। तो उसका जो उसको एक रंगीन कलर का कागज़ था ना, वो बहुत पसंद आ गया था, उसमें लिपटा हुआ। वो बोल रहा था ये जो मिलेगा ना मुझे ही मिलना चाहिए, उसको मन में ऐसा था। तो ये जब उसने ऐसा सोचा, तो फिर जब उसको सबको
पार्टी हो गई और सब रिटर्न गिफ्ट देने लगे, तब उसको वो वाला नहीं आया हाथ में और दूसरा गिफ्ट आ गया। तो वो इतना परेशान हुआ, सोचने लगा कि मुझे ये क्यों आया। लेकिन जब उसको मन ही मन पता है कि मेरे अंदर गिफ्ट तो सबके जैसा सेम ही है, फिर बताया गया कि भाई जो उपयोगिता है ना, वस्तु की उपयोगिता को समझना है कि वो हमारे लिए कैसे काम आती है, कि होगी सब चीज़ एक ही। फिर मैंने उसको 3-4 पेन लेके ऐसे एक्सप्लेन किया उस चैप्टर को कि जैसे किसी के पास बहुत अट्रैक्टिव पेन थे जिसमें रेड रिफिल भी थी, ब्लू भी थी और ऊपर से वो शाइनिंग वाला था, और एक के पास जेल पेन था और एक के पास सिंपल बॉल पेन था। तो फिर मैंने बोला सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव बच्चों कौन सा कर रहा है? तो सबने बोला मैम वो रेड और थ्री रिफिल साथ में है ना, वो वाला। तो मैंने कहा क्यों? और ये चैप्टर मुझे मैम ने, मीना मैम हमारे क्लास में आए थे, उन्होंने ऐसे इस अकॉर्डिंग बच्चों को समझाया था। तो मैंने दूसरी 2 क्लासेस में भी इसी अकॉर्डिंग समझाया। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि मैम ये अट्रैक्टिव कर रहा है, ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना जो वो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि मैम वो अच्छा दिख रहा है इसलिए। फिर मैंने एक और बच्चे को पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा मैम ये अच्छा लग रहा है इसलिए। फिर मैंने कहा बेटा आपको ऐसा नहीं देखना है, इसकी उपयोगिता को समझना। अगर सारे पेन चलने में कैसे होंगे, एक जैसे होंगे? आपका काम क्या है? सिर्फ अच्छा लिखना कि कौन सा अच्छा लिखाई आ रही है पेन से, हमें क्या है दिखावे के भी नहीं जाना है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने बताया कि हमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स में, टीचर्स में या और भी अदर कहीं भी जाते हैं, कोई अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं या अच्छा दिखता है तो हमें वो पसंद आ जाता है। लेकिन हमें दिखावे पर नहीं जाना है, हम के उनके मन के भावों को, या कोई टीचर है, कोई फ्रेंड्स है, वो भी हमें क्या कहना चाह रहा है, हमें उसके अंदर की फीलिंग्स को समझना है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने उनको बताया कि बच्चों हमें उपयोगिताओं को समझना है कि हमें किस चीज़ की उपयोगिता को कैसे यूज़ करना है। इस अकॉर्डिंग मैंने ये बात फिनिश करी। 2 क्लासेस में भी इसी अकॉर्डिंग पढ़ाया। फिर मैंने चर्चा के लिए जो प्रश्न होते हैं ना, वो मैंने बच्चों से किए। तो मैंने जब बच्चों से चर्चा के लिए प्रश्न किए तो मैंने कहा कि आप में से यदि किसी को अच्छा पेन मिल जाए, 3 पेन खरीदते हो आप और एक पेन अच्छा मिल जाए, तो आप किसको लेना चाहोगे? आपकी फ्रेंड्स कोई गिफ्ट दे रही है आपको और वो पसंद करवा के दे रही है आपको कि इन तीनों में से अच्छा पेन आप ले लो, तो आप किसको लोगे? तो 2 बच्चों ने आंसर दिया कि मैम जो सबसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना, वो वाला हम लेंगे। फिर एक बच्चे ने ऐसा कहा कि मैम आपने क्या कहा था कि जो चलने में अच्छा वो, कि मेरे लिए तो मैम ये ब्लू वाला बॉल पेन है ना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट चलता है, इससे इंक भी नहीं निकलती है और नोटबुक भी ख़राब नहीं होती है, तो मैं तो ये वाला पेन लूँगा। तो मैंने कहा सभी बच्चों को, मैंने कहा देखो अब इसको इसकी उपयोगिता समझ में आई तभी इसने ये खरीदा, क्योंकि जेल पेन था, अगर जेल पेन हम लेते तो हमारे हाथ भी ख़राब होते और हमारी नोटबुक भी। और जो 3 रिफिल्स वाला था उसमें ब्लू कलर की रिफिल तो थी नहीं, आपकी जो नोटबुक में यूज़ करते हो उसमें रेड थी, ग्रीन थी, तो वो आपके किस काम की आती? तो उन बच्चों ने कहा हाँ मैम ये तो बात सही है। तो इसी अकॉर्डिंग 4th में हुआ मेरे साथ। 4th में मैं चैप्टर पढ़ा रही थी। एक्चुअली 4th स्टैंडर्ड में तो पढ़ाना मतलब सबसे बड़ी बात है, पहले उनको शांत कर लो। सबसे फर्स्ट उनके तो गर्मी होती है, इसलिए वो मैम यही कहते हैं मैम आप तो एसी में से आए हो, हम तो गर्मी में बैठे हैं। उनका यही क्वेश्चन था कि हमारे भूलका में तो मैम क्लास में एसी थी, यहाँ पे एसी क्यों नहीं है? तो रेगुलर जब क्लास में जाते हैं उनका यही क्वेश्चन होता है मैम आप तो एसी में से आए हो। तो इस अकॉर्डिंग उनको पहले तो शांत कराने में 5-10 मिनट चले जाते हैं। धीरे धीरे अब तो बच्चे सेट हो गए हैं कि हाँ मैम क्लास में आए तो सबसे पहले माइंडफुलनेस ही करना है। तो 4th स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ कि मैंने 2 बच्चों को माइंडफुलनेस करवाया। आधे बच्चों ने किया, आधे ने नहीं किया। और उस क्लास में मैंने कहा भी नहीं, क्योंकि बच्चे नए स्कूल से आए थे, अपने माहौल को समझे, तो इसलिए मैंने उनको कुछ कहा भी नहीं। क्योंकि क्लास में एंटर होते ही मैम कौन सी बुक निकालनी है, सब बैग ले के पास में आ जाते थे। स्टार्टिंग में उनको बताना भी पड़ता कि हाँ बेटा ये वाली बुक निकालनी है, ये निकालनी है। तो इसलिए थोड़े दिन तो उधर तो ऐसा ही रहने दिया, किसी ने आंखें बंद की, किसी ने नहीं की, चलने दिया। अब तो क्लास स्टार्ट होते ही अपने आप कर लेते हैं। तो इस अकॉर्डिंग उसमें चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने। तो एक था चश्मे का, मतलब चश्मे वाली स्टोरी थी, जिसमें यश नाम का लड़का है। वो कई दिनों से मतलब उसके चश्मा टूट गया था और उसको
चश्मे के बगैर कुछ दिखता नहीं था, दिखता तो था, मतलब थोड़ा परेशानी होती थी। तो इस अकॉर्डिंग उस चैप्टर को स्टार्ट किया मैंने। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को बताया कि बेटा देखो, हमें सबसे पहले क्या समझना है कि हमारे लिए जो वस्तु यूज़ हुई है, मैंने पहले थोड़ा बुक का जाने दिया और अपना बताया बच्चों को कि मैंने कहा देखो चश्मा है तो चश्मा हमारे लिए किस लिए लगाया जाता है कि हमारे आई साइड वीक है तो हमें थोड़ा दिखने में आसानी हो, ताकि और भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो, इसलिए पहनाते हैं ना पेरेंट्स। तो बच्चों ने बोला हाँ मैम। तो मैंने पूछा किस किस के बैग है, तो बहुत सारे बच्चों के था, तो एक दो पहन के भी नहीं आए थे। तो मैंने बताया बच्चों आपको तो पहनना तो है ही, क्योंकि इससे क्या होगी, नहीं तो फिर आई साइड ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, कल से पहन के आएंगे। तब वो चैप्टर ऐसा था कि यश जो था वो कई दिनों से उसका चश्मा टूट गया था, तो वो कई दिनों से परेशान हो रहा था। फिर उसके पापा ने उसको नया चश्मा ला के दिया। अब उसके पापा ने नया चश्मा ला के दिया, तो वो जो पुराना चश्मा था ना, उसके पापा ने फ्रेमिंग में भी नहीं करवा दी। तब जो उसका पुराना चश्मा था वो तो ऐसे के ऐसे घर पे पड़ा। अब वो सोचने लगा कि ऐसे मेरे जैसे और भी तो कई बच्चे होते होंगे ना, कि जो दूसरा चश्मा खरीदते हैं, फिर उनके चश्मे घर पे एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, या हमने पेरेंट्स या घर में और भी जितने भी मेंबर्स हैं वो नया चश्मा खरीदते हैं, तो पुराना चश्मा तो एज इट इज़ पड़ा ही रहता है ना, क्योंकि फ्रेमिंग भी सब लोग नहीं खरीद लेते हैं मोस्टली। तो वो कई दिनों तक ऐसे सोचता रहा। फिर उसने इंटरनेट पे सर्च मारा कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनको सही चश्मा नहीं मिल पा रहा है, जैसे किसी के पास पैसों की कमी होती है, या किसी के पास कुछ रीज़न होता है कि वो नहीं खरीद पाते, या छोटे गांव में भी ऐसे होते हैं तो उनको सही चश्मा भी नहीं मिल पाता है। तो उसने इंटरनेट पे सर्च मारा, तो 13,000 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके पास चश्मे नहीं थे। तो उसमें से उसने 5 देशों में, ये सबसे ज़्यादा सर्च मारा, सारे में तो नहीं, सब पूरे इंडिया में 5 देश, मतलब पूरे वर्ल्ड में 5 देशों में उसने पता लगाया, उसमें से 13,000 विद्यार्थी ऐसे निकले। तो उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो किसी को लाभ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसी अकॉर्डिंग ये स्टोरी मैंने पहले बच्चों को इस अकॉर्डिंग, जैसे आपको बता रही हूँ उसी अकॉर्डिंग उनको बताई। तो बच्चे बड़े शांति से सुन रहे थे। फिर उसमें से 2 बच्चे खड़े हुए कि मैम अगर वो सर्च नहीं मारता तो उसको कैसे पता चलता। तो मैंने कहा वो उसके साथ घटना घटित हुई तभी पता चला ना। अगर देखो हमारे नंबर कम आएंगे और हम वापस उस पर ध्यान ही नहीं देंगे तो वापस वही नंबर हमारे कम आते रहेंगे ना। तो उन्होंने कहा हाँ मैम ये तो सही बात है। तो मैंने कहा बैठो और पहले मुझे और सुनो, फिर क्वेश्चन अपन करते हैं आपसे। तो उसमें ऐसे फिर मैंने उनको वापस ऐसे बताया। उसने यश ने क्या किया था कि देशों पता लगाया, तो 5 देशों में। तो उसने फिर एक विचार किया कि कई जो भी चश्मे की दुकानें होती है उसके बाद ड्रॉप बॉक्स लगा देते हैं, तो जितने भी जो भी पुराने चश्मे होंगे जिनके घर में, वो लाकर उस ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे, ताकि और जिसको ज़रूरत हो वो वहाँ से आके ख़रीद सकें, या मतलब ऐसे बिना पैसे के भी ले सकते हैं, और कोई हेल्प करना चाहे तो हेल्प भी कर सकते हैं। ये बुल्क में नहीं था पैसों वाला, ये मैंने बच्चों को ऐसा बताया कि कई जने ऐसे भी होते हैं कि जो लेना नहीं चाहते तो वो अपने हिसाब से पैसे भी रख सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये ड्रॉप बॉक्स बनाए गए थे और उसमें जो बेकार चश्मे थे सबको कहा गया कि चश्मों की दुकान के पास ड्रॉप बॉक्स बनाए जाए, मतलब एक बॉक्स बनाया जाए और उसमें सारे चश्मे डाल दिए जाए जिसके घर पे बेकार चश्मे यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पर दूसरे और भी आते और लेके जाते। तो फिर मैंने बच्चों से ऐसा क्वेश्चन किया कि बताओ अब आप लोग उसकी जगह, यश की जगह होते तो क्या करते। तो थोड़ी देर तो कोई कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा आपको स्टोरी समझ में आई थी? तो कि यस मैम स्टोरी समझ में आई। तो मैंने कहा आप बताओ चलो। मैंने कहा चलो इसको रहने देते हैं। मैंने कहा अगर आपकी किसी में नंबर कम आ जाते तो आप लोग क्या करते। तो उन्होंने बोला कि मैम नंबर कम आते ना तो वापस घर पे पहले तो मार पड़ती। मैंने कहा मार क्यों पड़ती? क्योंकि मम्मी बोलती है कि तेरे नंबर आने ही चाहिए इतने। तो मैंने कहा क्यों मम्मी बोलती है? वो तो पता नहीं। तो मैंने कहा मम्मी को विश्वास होता है ना कि मेरा बच्चा पढ़ पाएगा। तो कि हाँ।
तो मैंने कहा बस अब उस विश्वास को आपको तोड़ना नहीं है, उस विश्वास को बनाए रखना है। ये सबके लिए मैं कह रही हूँ। मम्मी क्यों डांटती है, मम्मी और पापा? क्योंकि मम्मी और पापा को होता है कि हमारे बच्चे अच्छे करें, यानी उन्हें विश्वास होता है, तो आपको डरना नहीं है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आया था, उसमें बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आए। चैप्टर था खुश व्यक्ति खुशी बांटता है ना। तो उसमें मैं स्टोरी ना कह के सीधा क्वेश्चन कर रही हूँ बच्चों के, कि एक बच्चों को मैंने पूछा कि बेटा अगर आपके पेरेंट्स में से कोई नाराज होते हैं तो आप उसके पास जाते हो कि नहीं जाते हो? तो उन्होंने बोला कि मैम नहीं जाते हैं। मैंने कहा क्यों? क्या अगर मम्मी नाराज होती है ना तो मम्मी के पास जाते हैं तो मम्मी मारती है, एक ने ऐसा कहा। दूसरे ने कहा कि अगर मम्मी नाराज होती है तो मम्मी के पास जाते हैं तो वो खाना अच्छा नहीं बनाती है। फिर मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? तो कि मम्मी गुस्सा होती है ना इसलिए ऐसा होता है। तो मैंने कहा अगर मम्मी गुस्सा होती तो आप पूछते हो, रीज़न पूछते हो कि क्यों गुस्सा हो? कि नहीं, उनके गुस्से से ही डर लगता है। तो मैंने उन्हें इस अकॉर्डिंग बताया कि बेटा अगर कोई परेशान है तो आपको डरना नहीं, उनसे पूछना है कि मम्मी आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं क्या? फिर मम्मी नहीं बताए तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले आप उनको पूछो। अगर उनको पूछोगे ना तो उनका ऑटोमेटिक थोड़ा गुस्सा तो शांत हो जाएगा कि हाँ एटलीस्ट किसी ने तो मुझे पूछा। ऐसा होता है ना कई बार। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा तो होता है। तो मैंने कहा चलो पापा खुश होते तो क्या होता है, पापा खुश होते हैं तो आइसक्रीम दिला लेते हैं, और नहीं खुश होते हैं तो बात भी नहीं करते, घर से बाहर चले जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? वो तो पता नहीं। तो मैंने कहा वो क्यों पता नहीं है? क्योंकि देखो पापा क्या करते हैं, थके हारे घर पर आते हैं हमारे, ठीक है ना। कोई ऑफिस से आता है, कोई शॉप होती है किसी की, वहाँ से आते हैं, तो वो किसके लिए करते हैं? तो कि हमारे लिए करते हैं। मैंने कहा पैसे लाते हैं तो पापा क्या करते हैं कि कई बच्चे बोले कि मैम हमारे स्कूल की फ़ीस भरते हैं, हमारे घर का खाना पीना जो भी सामान होता है ना वो लेके आते हैं। तो मैंने कहा अब आप लोग समझदार तो हो ही इतना, तो चलो ऐसा करते हैं। अगर पापा, तो पापा को ये भी तो होता है ना कि मैं घर जाऊँ तो सब शांति हो। अगर आप लोग मस्ती करते हुए दिखोगे तो क्या होगा कि बच्चे कि मेरा बेटा तो मस्ती कर रहा है, इससे अच्छा मैं बाहर चला जाऊँ, ऐसा हो जाता है उनको मन में कई बार। तो कुछ देर तो कोई कुछ बोला नहीं। फिर मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? ऐसा नहीं होता है क्या? क्या होता तो है, कई बार हम शांत बैठे तो पापा बोलते आज शांत क्यों बैठे हो? तो मैंने कहा वही है ना, वो सोचते हैं कि मैं घर जाऊं तो सब अच्छा खुश मिले। मतलब वो ये ऐसा भी नहीं कहते कि आप मस्ती नहीं करो, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उस मस्ती से आप दूसरों को परेशान ना करो, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा अपना भी साथ में बच्चों को मतलब समझाना किया, बुक में तो था ही, अपना भी थोड़ा साथ में किया। कुछ बच्चे आराम से सुनते हैं, कुछ नहीं भी सुनते हैं, लेकिन ठीक है। अब एक बच्चे ने मुझे ऐसा क्वेश्चन किया था 5th स्टैंडर्ड में कि मैम मेरे पापा ने पूछा है कि कविता किस में से कराओगे आप, कविता कैसे सिखाओगे? जो कविता पूर्ण करने के क्वेश्चन होते हैं ना वो कैसे है? इसमें तो सारी स्टोरी है। तो मैंने कहा पहले आप स्टोरी सीखो फिर कविता मैं सिखाऊंगी ना आपको। मैंने कहा कि कैसे सिखाओगे? मैंने कहा मैं एक वर्कशीट में फिर आपको दे दूंगी कविता, ठीक है। तो उसने बोला हाँ ठीक है। फिर मैम के वो मैम है ना, एक बार 4th में हमारे वैसा भी आया था कि इंग्लिश में आता है ना कॉम्प्रीहेंशन, मैम उसको क्या बोलते हैं, वो कैसे कराओगे? तो मैंने कहा वो भी मैं वर्कशीट में दे दूंगी या नोटबुक में आप लिख सकते हो तो मैं नोटबुक में लिखाऊंगी कि वो स्टोरी वाला होगा। मैंने कहा हाँ वो स्टोरी वाला नहीं अलग से होगा। तो ठीक है। तो कुछ बच्चे बोले कि मैम फिर होमवर्क। तो मैंने कहा होमवर्क तो अब देखो ऐसा करो कि एक शब्दार्थ होते हैं ना वो लिखने हैं और लर्न करना है होमवर्क। फिर भी कईयों के ऐसा होता है कि कॉल भी आता है मेरे पास कि आप होमवर्क क्यों नहीं देते हो। तो मैं उनको कहती हूँ कि देखो मैं सब कुछ नोटबुक में लिखवाती हूँ, बस बच्चों को वो स्टोरी रीड करनी है और आप लोगों को उनके साथ बातचीत करनी है, जो मैं कई बार क्लास में कहती हूँ। तो मैं थोड़ा हिंदी में होमवर्क नहीं देती हूँ क्योंकि बच्चा करेगा कहाँ से, क्योंकि बच्चों उस स्टोरी मैं समझाती हूँ और सब कुछ मैं लिखवाती हूँ, और वही के वही होमवर्क मैं 1 टाइम वापस दे देती हूँ ना तो कुछ करके आते हैं और कुछ नहीं भी करके आते हैं, ऐसा हो जाता है। तो फिर एक पेरेंट्स का कॉल आया था मेरे पास कि मैम आप हिंदी में होमवर्क नहीं देते हो तो फिर बच्चा प्रैक्टिस कैसे करेगा। तो मैंने कहा कि आप उसको रीडिंग कराओ ना, बुक में इतनी अच्छी स्टोरी है। तो क्या ठीक है। फिर मैंने कहा अगर मैं होमवर्क दूँगी तो मैम आप करवाओगे। तो मैंने जब होमवर्क दिया ना दूसरे टाइम वही के वही क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए वापस, तो वो नहीं लिख। फिर मैंने उस जिसके पेरेंट्स का कॉल आया था ना मैंने सबसे पहले उसी की नोटबुक चेक करी, तो
उसके होमवर्क नहीं हो रखा था। तो मैंने पूछा कि होमवर्क क्यों नहीं हुआ था बेटा? तो बोले कि हम लोग कल बाहर गए थे तो मम्मी ने बोला रहने देना, रहने देना। फिर मैंने उसको कुछ नहीं बोला। फिर मैंने वापस मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैंने वापस उनको कॉल करके कहा कि मैम मैंने होमवर्क कल दिया था, आपने नहीं करवाया था। वो बोले कि मैम हम बाहर चले गए थे इसलिए नहीं। तो मैंने कहा मैम ये रीज़न होता है कि इसलिए मैं होमवर्क नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं हिंदी में ज़्यादातर रीडिंग का या वापस वही क्वेश्चन आपसे बच्चे शेयर करें इस अकॉर्डिंग देती हूँ। इसी अकॉर्डिंग एक बात ऐसी भी हुई उस सब पढ़ाते पढ़ाते कि एक बच्चे ने मुझे ऐसे पूछ लिया खड़े होके कि मैम ये जो बुक है ना, इसका नाम उत्सव तो रखा है लेकिन इसमें माइंडफुलनेस तो बहुत सारा है, वो कब करवाओगे? मैंने 4 पेज पढ़े थे, सब में अलग अलग था। तो मैंने कहा वो तो बात सही है आपकी। तो मैंने कहा ऐसा करेंगे, अब पहले आप लोग स्टार्टिंग में जो मैं माइंडफुलनेस कराती हूँ ना वो करो, धीरे धीरे हम एक्टिविटी के साथ में करेंगे। तो कुछ बोले मैम कैसी एक्टिविटी? तो मैंने कहा एक एक्टिविटी तो ऐसे करेंगे कि आप 5 मिनट सोचना कि हम कुछ नया क्या कर सकते हैं। तो कि ठीक है मैम। तो मैंने कहा वो यूनिट टेस्ट फर्स्ट फ्री हो जाए उसके बाद में अपन नया स्टार्ट करते हैं। तो अब मुझे माइंडफुलनेस में एक नया भी लाना है बच्चों के कहने पर। अब देखो उसमें क्या होता है, कितने दिन लगते हैं। अब एक चीज़ हिंदी में ये भी हुआ कि मैंने जैसे शावरी मैम ने शेयर किया वैसी एक लड़की है, तो उसकी मैंने नोटबुक चेकिंग करी। उसने मुझे कहा मैम मैं ये कर लूँगी, आप मेरा साइन कर लो। तो मैंने उसके साइन कर लिया, मैंने उस पर विश्वास कर, मैंने कहा हाँ चलो ये कर लेगी। तो गलतियाँ थी, उसकी मम्मी ने सर्कल मार मार के भेजा। तो फिर हमने बुला के उसको समझाया कि बेटी आप ऐसे हो, तो आप ऐसे ने जल्दीबाजी में किया था ना, मैंने साइन तो कर लिया था, फिर आपने किसी और के देख के किया तो वो गलतियाँ हो गई थी। ऐसे करके उसको समझाया। तो अब वो जो लड़की है ना जैसे काम करती है, मैडम देखो मैंने ये काम सही तो किया है ना? तो मैंने कहा हाँ आपने सही किया है। फिर बोलती है मैम देखो इतना मेरा रह गया, चलेगा ना? मैंने कहा हाँ रह गया तो चलेगा, आप किसी और के देख के करो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी को बोलना कि उस पर सर्कल ना करे मैम से पहले। तो अब उस लड़की को ये होता है कि मैं मैम को पहले दिखाऊं, क्योंकि हमने उसको कुछ बोला नहीं। हमने ये भी कहा, मैम से भी बात हुई तो हमने ये भी कहा कि चलो मेरी गलती हो भी गई है बेटा तो कोई बात नहीं, अब आप भी थोड़ा जल्दी स्पीड रखना, थोड़ा काम करना, और दूसरों से लिखा हुआ होता ना तो वापस मैम को दिखाना कि भाई सही है कि नहीं है। तो उसने एक्सेप्ट किया। अब वो रेगुलर जो भी काम करती है ना उसका रह भी जाता है, तो क्लास में एंटर होते ही वो बोलती है मैम देखो मेरा इतना हुआ है, सही तो है ना? मैंने कहा हाँ सही है। फिर मैं उसका देखती हूँ हाँ मैं सही है, फिर वो खुश हो जाती है। तो उस अकॉर्डिंग जब सर्कल हुए थे ना उसके नोटबुक में, तो 2 दिन तक तो वो मुझसे बोलती नहीं थी। अब तुरंत खुद आके खड़े होके बोलती है मैम ये सही तो है ना मेरा? क्योंकि वो मैंने भी फिर ये सोचा कि हाँ उसको प्यार से अगर उसको डांट से समझाते तो वो शायद मेरे से बात भी नहीं करती, या सोचती कि हिंदी का लेक्चर ही अटेंड ना हो, ऐसा हो, या हिंदी वाली मैम ही ना आए। लेकिन फिर मैंने भी एक बार सोचा कि हाँ ये मैम ने, और मैंने थोड़ा मैम ने भी समझाया, मैंने भी समझाया कि हाँ एक प्यार से बात करना एक थोड़ा फ़र्क पड़ता है। कई बार होता है कि हमें भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब ये उत्सव वाली बुक पढ़े ना, रोज़ नई नई स्टोरी घर से पढ़कर आनी पड़ती है, प्रिपेयर होना पड़ता है कि बच्चों को किस अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगी मैं। क्योंकि जैसे हर एक चैप्टर में आपको कैसे पहले तो उसको बताना पड़ता है कि कोई चैप्टर है तो उसकी उपयोगिता को बताना पड़ता है, कोई चैप्टर होता है तो मुझे उसको बताना कि इसमें क्या ज़रूरत है। तो पहले मुझे तो इसका टाइटल ही मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है बच्चों को, तो मुझे प्रिपेयर होके आना पड़ता है पहले तो ये उत्सव पढ़ते पढ़ते थोड़े मेरे भी शब्द ऐसे संतोष, कृतज्ञ और ऐसे होने लग गए हैं। तो कई घर में भी कई बार बोलते हैं कि यार सीधी लैंग्वेज बोल, क्या ऐसी लैंग्वेज बोल रही है। तो ये चीज़ें होती है। चलो अब मैं आपको स्टोरी एक कहती हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी। एक कुंदन नाम का, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ मैम, एक कुंदन नाम का व्यक्ति था, किसान था। उस मेरे ख्याल उससे ज़्यादा तो परेशान कोई था ही नहीं पूरे गांव में, क्योंकि वो हमेशा परेशान ही रहता था। क्योंकि एक तो उसका घर था नदी के पास में, और उसका जो खेत था वो भी नदी के पास में था। तो जब भी बरसात का समय होता ना तो वो परेशान ही रहता था,
और क्योंकि बरसात के नदी के किनारे था तो बाढ़ आ जाती थी, तो फसल को नुकसान होता था, घर में भी नुकसान होता था, तो वो हमेशा परेशान रहता था। फिर वो क्या करता था, अपनी परेशानी पूरे गांव वालों को बताता था। तो वो हमेशा ऐसे तूफान से परेशान ही रहता था कि भाई अब तूफान आएगा, मेरा सारा नुकसान हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। तो वो इस अकॉर्डिंग अपनी बात अपने मित्रों को बता रहा था। तो उसके मित्रों ने कहा कि यदि तुम्हें ऐसी परेशानी होती है तो तुम एक सहायक क्यों नहीं रख लेते हो अपने लिए जो तुम्हारी हेल्प करें। तो उसने बोला कि अगर मैं एक सहायक तो रख दूं, लेकिन वो सहायक टिकेगा भी नहीं भी, क्योंकि इतना काम ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि तू रख के तो देख। तो उसकी मुलाकात, उस किसान की मुलाकात एक सचिन नाम के से लड़के से हो जाती है। तो सचिन नाम का जो लड़का था बहुत ही मेहनती था, ठीक, वो इतना मेहनती था कि हर एक चीज़ में कुशल रहता था। तो एक दिन रात को वो सचिन अपनी झोपड़ी में सो रहा था और किसान अपनी में झोपड़ी में सो रहा था। तो एकदम से बारिश के जो से आवाज़ें आने लगी, बिजली कड़कने लगी। तो किसान एकदम से उठा। फिर वो सचिन के पास जाता है कि तुम बेस आराम से सो रहे हो चद्दर ओढ़ के, और यहाँ तो तूफान आने लगा है। तो उसने बोला कि आप जाइए खेत की तरफ, मैं आता हूँ। वो आराम से खुश होके उठा, शांति से धीरे धीरे गया उबासी लेते लेते। तो किसान ने वहाँ जाके देखा तो उस सचिन ने जो फसल कटी हुई थी ना, उसको पहले से ही ऊपर रख दिया था। मतलब उसको पहले से ही ऊपर अच्छे स्थान पे रख दिया था, जहाँ बरसात का अगर पानी अंदर भी आ जाए तो वो फसल नुकसान ना हो, और उसके ऊपर पूरे पर तारबंदी कर रखी थी। फिर उसमें जो मुर्गियाँ थी उसके खेत में, वो भी कहीं बाहर ना जाए, इसके लिए भी उसने बाड़ बांध रखी थी ताकि उसका बरसात का जो पानी आए वो भी अंदर नहीं आए। तो उसने जाके देखा तो फसल अच्छे से ढक के रखी हुई थी और मुर्गियाँ भी शांति से सब सो रही थी अच्छे से। तो उसने जब पलट के देखा इसके सामने, सचिन के सामने, पीछे घूम के सचिन के सामने देखा, तो सचिन मन ही मन खुश होके बैठ खड़ा था। तो उसको समझ में आया कि सचिन ने पूर्व से ही यानी पहले से ही तैयारी कर रखी है। तो इस कहानी का मतलब आओ तैयारी करें, मतलब इस कहानी का टाइटल ही ये कि आओ तैयारी करें, यानी कि कोई मुसीबत आ जाए हमें तो उससे पहले हमें तैयार रहना है। तो सचिन की उस मुस्कुराहट को देखकर वो कुंदन इतना खुश हुआ कि उसने उसको गले लगा दिया और उसके पैसे बढ़ा दिए। तो उसने कहा कि तुमने ये सब किया, कैसे किया? तो उसने कहा कि मैंने तो जब मुझे लगा, रात को मौसम ऐसा हो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है, इसलिए जो फसल कटी हुई थी मैंने पहले ही उसको सुरक्षित रख दिया। कि मैंने सोचा अगर बरसात आए नहीं भी आए तो भी हमारी फसल तो सुरक्षित रहेगी। तो उसने कहा कि जब भी ऐसा हो तो फसल वगैरह कट रखी है तो हमें पहले से ही उसको सही स्थान पर रख देना है ताकि हम परेशान ना हो। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्वेश्चन आपसे करूँगी। स्टोरी वापस कहने की ज़रूरत है किसी को? मुझे वापस कहने की ज़रूरत है? समझ में आई सबको? मतलब इस स्टोरी में ऐसे कहा गया है कि हमें किसी भी मुसीबत में, जैसे अगर सोच रखते हैं हो मुसीबत, हमें उसके पहले से तैयार रहना है। यानी हमारे घर में या आसपास में हमें कुछ भी ऐसा लगे कि कुछ ऐसा घटित होना है तो हमें उससे पहले से तैयार रहना है, तैयार करके रखनी है ताकि कोई परेशानी नहीं हो। अब इसमें ऐसे है क्वेश्चन चर्चा के लिए कि आप दिन में किन किन कार्य को पूर्व तैयारी के साथ करते हैं और जिस दिन आप पूर्व तैयारी न हो पाए वह दिन कैसा जाता है, आप लोग समझाइए। अब कोई कहना चाहेगा? ये आपके रिलेटेड ही है। जैसे मैं बच्चों से क्वेश्चन करूंगी कि आपके साथ कभी ऐसा घटित हुआ है कि आपने पूर्व तैयारी कर रखी हो और वो सब अच्छा गया हो, और जब पहले से तैयारी ना कर रखी हो और कुछ हो गया हो,
तो उसको एग्जाम्पल के साथ बताएं। मैं आज की बात करूंगी कि जैसे कि कल, ये तो मोस्टली सारी लेडीज़ के साथ होता है, मेरे साथ भी कल हुआ, वैसे तो रोज़ होता है, पर जैसे कल मैं जब स्कूल में आई तो सुबह थोड़ा लेट उठी थी तो घर का काम बाकी रह गया था। तो दोपहर को जब घर गई तो परेशान हो गई कि कब सोने मिलेगा, इतना सारा काम बाकी पड़ा है, तो परेशान हो गई। अभी आज जैसे सुबह उठी ना, तो आज तो ठान के रखा था कि सारा काम घर पे ख़त्म करके जाऊंगी ताकि जब शाम को घर पहुंचूं तो आराम से सो सकूं। सही कहा मैम, वो ऐसा ही होता है कि हम पूर्व तैयारी नहीं करके रखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो वही है कि इसमें भी चैप्टर में यही कहा गया है कि हमें क्या करना है, पहले कोई भी परेशानी वगैरह हो या हमें लगता है कि इसमें हमें कुछ होगा, तो उसकी हमें पहले से तैयारी करके रखनी है। तो इस चैप्टर को मैं बच्चों को अब एक्सप्लेन करूँगी, उसमें ऐसा करूँगी कि बेटा पहले से आपको प्रिपेयर रहना है, यानी टेस्ट आ रहे हैं या आपके जो भी एग्ज़ाम आओ कुछ भी हो, तो आपको पहले से थोड़ा थोड़ा क्या है लर्न करके रखना है। अगर आप एक साथ लर्न करोगे एक ही दिन पहले, तो लर्न तो हो जाएगा लेकिन वो सारा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, इसका आंसर उसमें और उसका आंसर इसमें। तो सबसे फर्स्ट पहले बच्चों को मैं इस अकॉर्डिंग बताऊंगी और उसके बाद में मैं कहानी को कहूँगी। चलो थैंक यू, इतना ही मैं कहूँगी। સૌથી પહેલાં તો તમને બધાને કૃતજ્ઞતા, કારણ કે તમે અત્યારે મને સાંભળવાના છો એ બદલ. પ્રબોધભાઈને અને જયાબેનને પણ કૃતજ્ઞતા અને તમામ સ્ટાફને કૃતજ્ઞતા કે જે અધ્યયન માટે અમને ફ્રી કર્યા, એમને જવાબદારી સ્વીકારી. અમે તો સહજ ખાલી પ્રસ્તાવ જ મૂક્યો હતો કે શું ભાઈ આ થઈ શકશે. જો એમને ના પાડી હોત તો કદાચ અમે અધ્યયન માટે એટલી માનસિક તૈયારી ન બતાવી હોત, પણ એમને સહજતાથી એ જવાબદારી સ્વીકારી અને એટલી ને એટલી જવાબદારી સ્ટાફે પણ સ્વીકારી, કારણ સ્ટાફ પણ એ રીતે જ તૈયાર હતો. એટલે સૌથી આનંદની વાત એ છે કે અમે અધ્યયન માટે એકદમ ફ્રી થઈ ગયા. કારણ કોઈ પણ અધ્યયન કરવું હોય તો સૌથી પહેલાં સ્વીકૃતિ જોઈએ, માનસિક સ્વીકૃતિ બનવી જોઈએ, તો જ લિસનિંગ થાય. અને લિસનિંગ થાય તો એ અધ્યયન સાચા અર્થમાં આગળ જીવનમાં કઈ રીતે વધવું છે એની એક સ્વીકૃતિ આવે. એટલે એના માટે ફરીથી બધાને કૃતજ્ઞતા. એમાં એવું નથી કે અંગ્રેજી ગુજરાતીઓ બધા આવી ગયા, કારણ કે કર્મના અર્થમાં તો આપણે બધા એક જ છીએ. અને વિશેષ વાત કરું તો ગિરીશભાઈને પણ કૃતજ્ઞતા, કારણ કે એમને પણ જે તત્પરતા હતી કે ભાઈ મારે અધ્યયન તમારા સુધી પહોંચાડવું છે, તો એ એમની તૈયારી હતી, સામે અમારી તૈયારી હતી, એટલે આ શક્ય બન્યું. એ એમના સુખ માટે કરી રહ્યા હતા, હું મારા સુખ માટે કરી રહ્યો હતો, અને પરસ્પર જોઈએ તો એકબીજાના સુખ માટે જ કરી રહ્યા હતા. એટલે આની આ બ્યુટી હતી. એટલે બહુ મજા આવી એમ. એકચ્યુઅલી આ પહેલી વાર નહીં બીજી વાર આવું બન્યું મારી જોડે કે સમય ઓછો પડ્યો. આમ પહેલું જે અમારું શિબિર હતી ને, એટલે 1.5 કલાકના સેશન હતા. એટલે 1.5 કલાકમાં અમે નહીં હોય ને તો 25 વખત ઘડિયાળ જોતા, ક્યારે 1.5 કલાક પડે ને ટી બ્રેક આવે, ક્યારે 1.5 કલાક થાય ટી બ્રેક આવે. કારણ કે સ્વીકૃતિ નથી બની એટલે સ્વાભાવિક છે બેસતા. પણ એનાથી ફાયદો એ મળ્યો, કારણ કે હું એને પોઝિટિવ રીતે રહીશ, એનાથી ફાયદો એ મળ્યો કે એ સ્વીકૃતિ એ આજની સ્વીકૃતિ માટે બનેલી હતી. એટલા માટે આજનું અમારું 6 દિવસનું અધ્યયન ખૂબ સરળ બન્યું. હાલ જે નોટબુકમાં એનું ખાલી આછી ઝલક લખી છે, અને જ્યાં જ્યાં મારું ધ્યાન ગયું છે ને એ હું એ તમારી આગળ પ્રસ્તુત કરીશ. તો સૌથી પહેલાં તો એક આ જીવન વિદ્યા શું છે, પહેલાં તો એ મને સમજમાં આવ્યું કે જીવન વિદ્યા એટલે આ અસ્તિત્વમાં જે છે એને જોવાની એક આપણા જીવન સાથે કનેક્ટિવિટી છે. અસ્તિત્વમાં છે જ આ, બસ ખાલી એને ઓળખવાનું છે. એવું નથી કે અલગથી આ બનાવેલું છે, એ હતું અને છે જ, ખાલી આપણે એને ઓળખવાનું છે. અને આની સૌથી મોટી બ્યુટી એ છે કે આને માની લેવાનું નથી,
એક પ્રસ્તાવના સ્વરૂપમાં છે, ચેક ઇટ. આપણે ચકાસવાનું છે કે ખરેખર આવું છે કે નહીં. ચકાસતા ચકાસતા ધ્યાન જશે એમ એની સ્વીકૃતિ બનતી જશે. એટલે સૌથી પહેલાં તો એક આ જાણવાની ક્રિયામાં પ્રોસેસ થઈ છે. બીજું કે અહીંયા ઉપદેશની ભાષા નથી અને ડુ નોટની ભાષા નથી કે તમે આ કરો આ ન કરો એવું કંઈ નથી. જે કરીએ છીએ બધું ચાલુ રાખો, કોઈને ક્યાંય અટકાવવાની જરૂર નથી. એટલે અને બીજું કે આ જાણવાની ક્રિયા છે, તો જાણવું તો ક્યાં? તો જાણવાની 3 ક્રિયા છે. એક સ્વયંમાં, બીજું પરિવારમાં, ત્રીજું સમાજમાં. આ 3 જગ્યાએ જો જાણવાની ક્રિયા થાય તો ચોથું જે પ્રકૃતિમાં સંતુલનની વાત છે આપોઆપ થઈ જશે. તો સ્વયંમાં જે જાણવું છે એ નિરીક્ષણ છે, પરિવારમાં જે જાણવાની ક્રિયા છે એ પરીક્ષણ છે, અને સમાજમાં જે જાણવાની ક્રિયા છે એ સર્વેક્ષણ છે. એટલે નિરીક્ષણ, પરીક્ષણ અને સર્વેક્ષણની આ પ્રોસેસ છે. જ્યારે ફર્સ્ટ ડે હતો ત્યારે 450 કરોડ વર્ષની યાત્રામાં અમે પહોંચી ગયા કે 450 વર્ષ પહેલાં ધરતીની કદાચ ઉત્પત્તિ થઈ હશે. એમ કરતાં કરતાં એ યાત્રામાંથી છેલ્લે આ જે મધ્યસ્થ દર્શન એ 50 વર્ષમાં છેલ્લે આપણને લાસ્ટ 50 વર્ષમાં આપણને મળ્યું છે. એટલે આ યાત્રા એક સહજ યાત્રા છે. મતલબ 450 કરોડ વર્ષો પહેલાં ધરતીમાં જ્યારે જે સૌથી પહેલાં અવસ્થા આવી એ પદાર્થ અવસ્થા, એના પછી પ્રાણ અવસ્થા, જીવ અવસ્થા અને સૌથી ઉચ્ચ કેટેગરીની એટલે જ્ઞાન અવસ્થા. હવે બીજું ધ્યાન એ ગયું કે આપણે શું કરવા ઈચ્છીએ છીએ અને શું કરી રહ્યા છીએ. તો શું કરવા ઈચ્છીએ છીએ તો દરેક માનવની ચાહના છે કે હું સ્વયંમાં, એટલે કે માનવજાત પ્રત્યે સ્વયંમાં સમાધાન રૂપી, એટલે કે સુખ મેળવવાની ઈચ્છા છે મારી. દરેકની ઈચ્છા તો સુખની જ છે. તો સામે શું કરી રહ્યો છું? તો પ્રયાસ સતત ને સતત જે કરું છું એ જિંદા રહેવાની સ્થિતિમાં કરું છું. એટલે ક્ષણિક સુખ માટેના સતત પ્રયત્નો છે અને ઈચ્છું છું નિરંતર સુખ. પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે ક્ષણિક સુખ માટે અને ઈચ્છા છે નિરંતર સુખ માટે. એટલે આ બંને વચ્ચેની જે ગેપ છે એને આપણે દુઃખ કહીએ છીએ. કે સતત ને સતત ક્યાંક હું દુઃખી થઉં છું તો એનું કારણ એ પણ હોઈ શકે. જો સ્વયંમાં સમાધાન મળી જશે તો તરત મારી ફરીથી ઈચ્છા છે પરિવારમાં સમૃદ્ધિ, અને પરિવારમાં જો સમૃદ્ધિ થાય એટલે કે શિકાયત મુક્ત પરિવાર થાય, અને સમાજમાં એક ભય મુક્ત થાય સમાજ. તો ભય પણ 4 પ્રકારના છે: માન ભય, પદ ભય, ધન ભય અને સૌથી મોટો ભય એટલે પ્રાણ ભય. એટલે આની ઉપર બીજો કોઈ ભય નથી. ત્યાં પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો ભાઈ ચકાસો, 5મો ભય હોય તો લાવો. પ્રયત્ન કર્યો નથી, આ 4ની અંદર જ છે એમ. તો જ જો આ 3ની ઈચ્છાથી આપણે આગળ વધશું તો આપોઆપ પર્યાવરણમાં સંતુલન જળવાઈ રહેશે એમ. ત્યારબાદ ગતિ, જે સ્થિતિ અને ગતિની વાત થઈ રહી છે એટલે ગતિના પ્રકારોની વાત કરી. તો ગતિના પણ 3 પ્રકાર છે: સમ, વિષમ અને મધ્યસ્થ. તો એની પણ એક ક્લિયરિટી થઈ. સમ એટલે શું? તો જે સર્જનના અર્થમાં છે, જે સતત ને સતત સર્જન કરે છે. વિષમ એ વિસર્જનના અર્થમાં, પણ વિસર્જન પણ એ સર્જન સાથે જોડાયેલું જ છે. કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુનું વિસર્જન થાય છે તો એ વિસર્જન સર્જનના અર્થમાં જ થાય છે. એટલે સમ, વિષમ અને છેલ્લે એ જે સ્થિતિ છે બની રહે છે એટલે મધ્યસ્થ. તો આ 3 એ ગતિના પ્રકાર છે. ત્યાર પછી 3 મહત્વના જે શબ્દો હતા: સંવેદનહીનતા, સંવેદનશીલતા અને સંજ્ઞાશીલતા. એના ઉપર અમારું ધ્યાન ગયું. તો ત્યાં સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન્સ મૂક્યો કે ભાઈ બોલો સંવેદનહીનતા કોને કહેવાય? તો જે સમજ હતી એ બધાએ મૂકી ત્યાં, કારણ કે ત્યાં સતત પ્રશ્નોત્તરી થતી હતી. એટલે સંવાદની ભાષા જ હતી. એવું નહોતું કે એક જણ બોલતા અને બાકી સાંભળતા. ત્યાં સંવાદની ભાષામાં જે આખું અધ્યયન થયું ને એટલે અમને થોડી વધારે મજા આવી. તો સંવેદનહીનતા એટલે શું? ત્યાં અમારું ધ્યાન ગયું કે હું ફક્ત ને ફક્ત મારા સુખ માટે જ તન, મન અને ધનનો ઉપયોગ કરું છું, એ એટલે સંવેદનહીનતા. સંવેદનશીલતા કોને કહેવાય? તો હું મારા તન, મન અને ધનનો ઉપયોગ બીજાને સુખી કરવા માટે કરું છું.
મારા સુખ માટે કરું એ સંવેદનહીનતા, બીજાને સુખ માટે કરું એ સંવેદનશીલતા. તો સંજ્ઞાનશીલતા શું છે? તો સંજ્ઞાનશીલતામાં પણ પાછા 3 પ્રશ્નો રહેલા છે. જો એનો જવાબ મળી જાય તો સંજ્ઞાનશીલતા તરફ કામ થાય છે કે સંસાર ક્યા હૈ, मैं कौन हूँ, करना क्या है. तो समझदारी, ईमानदारी, ज्ञान, विवेक, विज्ञानનો સંપન્ન પ્રમાણ એટલે સંજ્ઞાનશીલતા. અને ત્યાર પછી જે કરી રહ્યા હતા એના ઉપર પ્રશ્ન થયો કે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ અધ્યયન છે, તો એકચ્યુઅલી અધ્યયન છે શું, એની વ્યાખ્યા શું, મતલબ એને કઈ રીતે સમજવું કે અધ્યયન કોને કહેવું. જનરલી અધ્યયન આ બધા શબ્દો આવે એટલે એમ થાય કે ભાઈ વાંચવું, પ્રસ્થાપિત કરવું. તો અધ્યયન એ પૂર્ણતા તરફનો પ્રયાસ છે. બીજી રીતે કહીએ તો શબ્દો થોડા ઊંચા છે, એને સમજવા માટે સમય જોઈએ, 6 દિવસમાં પણ ન થાય. તો અધિષ્ઠાનની સાક્ષી, અધિષ્ઠાનની સાક્ષી એટલે આત્મા, અધિષ્ઠાનની સાક્ષી અને અનુભવની રોશનીમાં કરેલી ક્રિયા, પ્રક્રિયા અને પ્રયાસ એટલે અધ્યયન. એના પછી તરત પ્રશ્ન થયો કે 50 વર્ષની યાત્રામાં શું થયું, કેટલું શિફ્ટિંગ થયું. એ બહુ સુંદર ટોપિક હતો એમ. તો આપણે અશિક્ષિતમાંથી શિક્ષિત થયા. 50 વર્ષની યાત્રા એટલે આપણે જે 1947 પહેલાંની વાત કરીએ ને અત્યારની. તો અશિક્ષિતમાંથી શિક્ષિત થયા, ગામડાથી શહેર તરફ શિફ્ટિંગ થયું, સંવેદનહીનતામાંથી સંવેદનશીલતા તરફ ગતિ થઈ, અસુવિધામાંથી સુવિધા મજબૂત થઈ, અંધશ્રદ્ધામાંથી વિજ્ઞાનની પ્રગતિ થઈ. તો આ બધું થયું. તો આ બધું થયું એમાં જીના ક્યાં આવ્યું? આપણે ધ્યાનપૂર્વક એને જોઈશું તો આ બધું શિફ્ટિંગ એ જિંદા રહેવાના અર્થમાં જ કર્યું. આપણે જીનાના પર્પસમાં આપણે કર્યું નહીં. એટલે આપણી જે સ્થિતિ હતી એ ગતિમાં રૂપાંતરિત ના થઈ, એ સ્થિતિ એમના એમ બની રહી. જો એ શિફ્ટિંગ જીનાના અર્થમાં થયું હોત તો કદાચ આ સ્થિતિ અલગ હોત. અને આપણે એના તરફ જ પ્રયાસ અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. હું તો કરી રહ્યો છું, તમારી ખબર નથી. એના પછી એક સરસ વાત નીકળી કે આ જે જિંદા રહેવાની સ્થિતિ છે એ 4.5 ક્રિયામાં થાય છે. એ આજે બધું ખુલ્યું. તો 4.5 ક્રિયામાં જે બધું થાય છે, હવે 4.5 ક્રિયા જેને શિબિર કરી છે એને ખબર હશે. તો 4.5 ક્રિયામાં એ ભ્રમવશ બધી ક્રિયાઓ થાય છે, મતલબ ભ્રમિત માનવ છે. હવે બીજા જે 4 પ્રશ્નો પહેલાં પણ મૂક્યા હતા કે હું કેવલ ને કેવલ મારા સુખ માટે પ્રયાસ કરું છું, પ્રશ્નાર્થ છે. તો એનો જવાબ આવે હા. શું હું બીજાને સુખી કરવા ઈચ્છું છું? તો પણ એનો આન્સર હા જ આવે છે. શું બીજો મને સુખી કરવા ઈચ્છે છે? તો એ પણ પ્રશ્ન હામાં છે. હવે ચોથો જે પ્રશ્ન છે, શું બીજો મને સુખી કરવા ઈચ્છે છે? તો ત્યાં 2 પ્રશ્ન છે, હા ક્યારેક ના. જો એનું શિફ્ટિંગ થઈ જાય તો લગભગ મોટાભાગના પ્રશ્નો આપણા સોલ્વ થઈ જાય. પછી એક બહુ સુંદર વાત કરી, દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ કે સૃષ્ટિ એવી દ્રષ્ટિ. એના ઉપર પણ બહુ ગહન ચર્ચા થઈ. અને આપણે જાણીએ છીએ કે સૃષ્ટિ એવી દ્રષ્ટિ. સૃષ્ટિ એટલે એક આખું વોલ ચિત્ર જોઈએ, વોલ. અને દ્રષ્ટિ ત્યાં મારો રોલ છે. તો વોલમાંથી રોલ હોય તો ગોલ તરફ જવાય. હવે આખી માનવજાતના પ્રશ્નો કેટલા? તો આમ બનાવવા બેસીએ તો ઘણા બધા પ્રશ્નો બને, કારણ કે દરેકના પ્રશ્નો અલગ અલગ હોય. પણ એ બધા પ્રશ્નોમાં આપણે મૂળ પ્રશ્ન જોઈએ તો 2 જ પ્રશ્ન છે. માનવજાતના મૂળ 2 જ પ્રશ્ન છે, ક્યુ જીના, કૈસે જીના. આ 2 પ્રશ્નો જો સમજમાં આવી જાય, કેમ જીવવું અને કેવી રીતે જીવવું, તો પણ ઘણું બધું જીવનમાં મેળવી શકીએ છીએ. એના પછી વાત કરતા કરતા એક બહુ સુંદર શબ્દ નીકળ્યો કે ભાઈ આળસ કોને કહીશું? તો આળસની બહુ સુંદર વ્યાખ્યા આપી કે લક્ષ્યની જ્યાં સ્પષ્ટતા નથી એને કહેવાય આળસ. અને માનવ જીવનનું લક્ષ્ય શું છે? તો નિરંતર સુખી થવું. તો લક્ષ્યની સ્પષ્ટતા જો મળી જાય તો જીવનમાં આળસ નીકળી જશે. તરત લક્ષ્યની સ્પષ્ટતા આપણને સમજમાં આવ્યું કે નિરંતર સુખ માટે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ, એમ એના તરફ તરત ધ્યાન ગયું. એના પછી
સરસ મજાના વચ્ચે વચ્ચે સૂત્રો પણ હતા, એના ઉપર પણ સરસ ચર્ચાઓ થતી હતી કે દૂસરો કી અયોગ્યતા સે પ્રભાવિત ન હોના ही मेरी योग्यता है, આપણે વારંવાર સાંભળ્યું જ છે. એના પછી પાત્રતા, યોગ્યતા અને ક્ષમતાની પણ ચર્ચા કરી. અને એક બહુ મસ્ત ત્યાં હતો, એક બીજો પ્રશ્ન આવ્યો હતો કે ત્યાગ કોને કહીશું. ઘણી વખત નહીં કે તમે આ ત્યાગ કર્યો. જનરલી ત્યાગ એટલે આપણને શબ્દ આવે એટલે છોડવું એવું મગજમાં આવે કે ભાઈ મેં તો છે ને તળેલું ખાવાનું ત્યાગ કર્યો છે. ઈચ્છા થાય છે પણ દબાણપૂર્વક ત્યાગ થયો. તો અહીંયા ત્યાગની એક બહુ સુંદર ભાષા આપી છે કે જે નિરર્થક છે, નિરર્થકનું છૂટી જવું અને સાર્થકનું બનેલું રહેવું. એટલે આ શબ્દ સમજમાં જલ્દી નહોતો આવતો, એટલે સ્મિતભાઈએ બહુ મસ્ત ઉદાહરણ આપ્યું કિરણભાઈને કે ભાઈ તું અત્યારે રમકડા રમે છે, એટલે કે ના બસ તો છૂટી ગયા. તો મતલબ અત્યારે આ સમયમાં આપણા માટે નિરર્થક છે. એટલે નિરર્થકનું છૂટવું અને સાર્થકનું બનેલું રહેવું એટલે ત્યાગ. ત્યાર પછી માનવ લક્ષની વાત થઈ કે માનવ લક્ષ એટલે શું? તો માનવ લક્ષના પણ 4 આયામ છે. અને જે આપણે મેં સ્ટાર્ટિંગમાં કહ્યા કે સ્વયંમાં સમાધાન, પરિવારમાં સમૃદ્ધિ, સમાજમાં અભયતા અને પ્રકૃતિમાં સંતુલન. આ 4 આયામ એ માનવ લક્ષના છે. એના પછી તરત ક્રિયાઓ આવી. તો ક્રિયાઓમાં મુખ્ય 3 ક્રિયા છે: ભૌતિક ક્રિયા, રાસાયણિક ક્રિયા અને જીવન ક્રિયા. બહુ ઘણું બધું છે. 6 દિવસમાં જે ધ્યાન ગયું છે, પણ જો હું બધું બોલી જઈશ તો પાછા મારા મિત્રો એમ કહેશે સારું કર્યું ભાઈ, મારો વારો ના આવ્યો. એટલે બાકીનું ઘણું બધું ધ્યાન ગયું છે 6 દિવસમાં, કારણ કે 6 દિવસનું કંઈક 10 મિનિટમાં પૂરું થાય એમ નથી. પણ આ મોટી મોટી મેં ચર્ચા કરી. એના પછી સરસ મજાની જીવન ક્રિયાઓની પણ વાત થઈ, 4 અવસ્થાની વાત થઈ. 4 અવસ્થામાં સૌથી પહેલાં પદાર્થ અવસ્થા. તો પદાર્થ અવસ્થામાં ફક્ત ને ફક્ત ભૌતિક ક્રિયા જ છે, અને એ જે અવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ એ બની રહેલી છે, એટલે મતલબ એનું આચરણ નિશ્ચિત છે. પદાર્થ અવસ્થામાંથી શિફ્ટિંગ થયું છે પ્રાણ અવસ્થામાં, ત્યાં જીવન અને શરીર. હવે પ્રાણ અવસ્થા એ ભૌતિક અને રાસાયણિક બંને ક્રિયાઓનું સંમેલન, સંતુલન છે. એના પછી જીવ અવસ્થા આવે અને જ્ઞાન અવસ્થા. પછી અર્થશાસ્ત્રની વાત નીકળી. તો અર્થશાસ્ત્ર શું કહે છે? એડમ સ્મિથની ભાષામાં, સ્મિથ સરની ભાષામાં નહીં, એડમ સ્મિથ જે અર્થશાસ્ત્રી થઈ ગયા, એવું કહે છે કે માનવીની આવશ્યકતાઓ અસીમ છે અને સંસાધન સીમિત છે. એના ઉપર બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા થઈ. ત્યારે એની સામે આપણું જીવન વિદ્યાનું અર્થશાસ્ત્ર શું કહે છે? એડમ સ્મિથનું અર્થશાસ્ત્ર આવું છે, એડમ સ્મિથનું, માનવીની આવશ્યકતાઓ અસીમ છે અને સંસાધન સીમિત છે. જ્યારે જીવન વિદ્યાનું અર્થશાસ્ત્ર એવું કહે છે કે માનવીની આવશ્યકતાઓ સીમિત છે, સંસાધન પર્યાપ્ત છે. એના ઉપર પણ બહુ સુંદર ચર્ચા થઈ. તો 6 દિવસમાં જ્યાં જ્યાં મારું ધ્યાન ગયું એ તમારા આગળ મૂક્યું. હવે આ તો થિયરિકલ હતું, પ્રેક્ટિકલ તો હવે જોવાનું છે. મતલબ પોતાના લાઈફમાં ચકાસવાનું છે, ચેક ઇટ, કે ખરેખર આવું છે કે નહીં. અને એ ચેક ઇટ કરતાં કરતાં જેમ જેમ ધ્યાન જશે એમ એમ એક બાબતની સ્થિરતા બનશે. તો એ પ્રમાણે મારું જે જીવન છે એ સુખદ યાત્રા તરફ જઈ રહ્યું છે એવું મને દેખાય છે. અસ્તુ. नमस्ते सभी को। तो सबसे पहले जीवन विद्या जिसके द्वारा हम तक पहुंच पाई है, वैसे बाबा जी को कृतज्ञता. जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ये हर मानव तक पहुंच पाए, ऐसे तमाम प्रबोधकों के प्रति कृतज्ञता. गिरीश भाई जिन्होंने पूरी कोशिश की कि जो जैसा है वो हम तक वैसे ही पहुंच पाए, और काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं उनमें देख पा रहा हूँ. पहले जो ठहराव की कमी थोड़ी सी दिखती थी, वो इस सेशन में एकदम कामली, एकदम स्मूथली पूरी बातों को हम तक पहुंचा पाए हैं. और
होपफुली हम भी सही तरीके से उसको ग्रहण कर पाए हैं, तो ऐसे गिरीश भाई के प्रति भी कृतज्ञता। साइंस और कॉमर्स स्टाफ ऐसे तो एक दिन भी उसमें से निकाल कर कुछ और प्लान करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो जिन्होंने भी जैसे कि पूरे स्टाफ साइंस का, कॉमर्स का, इन स्टाफ के प्रति कृतज्ञता। जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली ये 6 दिन साइंस और कॉमर्स को मैनेज करने की, तो वैसे रंजन बहन, नीलेश भाई, परेश भाई, ये तीनों के प्रति भी काफ़ी कृतज्ञता। फिर भी बीच बीच में कहीं पर क्योंकि लेक्चर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो एक आध लेक्चर, 2 लेक्चर के लिए जाना पड़ता था, तो कहीं कहीं कुछ कुछ छूटा है, उसका दुख भी है। पर क्योंकि बाकी साथी मित्रों भी थे जिन्होंने रिवीजन में मेरी मदद की, तो ऐसे साथी मित्रों के प्रति भी कृतज्ञता। लगभग सब कुछ योगेश भाई ने कवर कर ही लिया है, काफ़ी बचा नहीं है, पर मेरा क्या टेकआउट है वो मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूँगा। एक बात जो उनसे छूटी वो भी मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर लूँ। एक उन्होंने जैसे मानव का अगर हम अध्ययन को देखना शुरू करें तो 2 प्रकार के वाद से ये गुजरा है। एक हमने आदर्शवाद को समझा और एक भौतिकवाद को भी समझा। आदर्शवाद में ज़्यादातर क्योंकि रहस्य की बात हुई है, ईश्वर को केंद्र में रखकर सोचने की बात हुई है, तो वो परंपरा में बन नहीं पाया, परंपरा बन नहीं पाई उसकी। और जितना मानव को हम समझ सकते थे वो ईश्वरवाद से हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, और थोड़ा बहुत और रहस्य में चला भी गया। लेकिन उनके प्रति भी कृतज्ञता ये रहेगी कि कम से कम आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है वो हमको पता चला। मानव शरीर से कोई अलग वास्तविकता है उसके बारे में भी जानकारी हम तक पहुंच पाई आदर्शवाद के कारण। दूसरा एक वाद जिसको हम भौतिकवाद कहते हैं, जिसमें भोगने की ज़्यादातर वृत्ति है, तो उसमें भी मानव या जीवन हमेशा क्या रहा है, लुप्त रहा है। उसमें वो ढूंढने पर भी मिल नहीं रहा हमको, क्योंकि उसका केंद्र वस्तु है, और जब केंद्र वस्तु रहता है तो जीवन या मानव वो उसमें से गायब रहता है। ऐसी कुछ बातें हमको इसमें अध्ययन के दौरान पता चली। इससे मेरे लिए क्या टेकआउट है, तो मैं सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाया हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है, यानी अध्ययन ज़रूरी क्यों है, यहाँ तक कम से कम ये 6 दिन में मैं अपने आप को कह सकता हूँ या मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो अध्ययन क्यों है उसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण फॉर्म में बताता हूँ। तो हम सबको पता है कि मानव का जो मूल चाहना है वो क्या है, सुख की है। और सुख कैसे प्राप्त होगा, तो सुख के लिए सबसे जरूरी है कि मैं विश्वास से भरा रहूं। तो सुख के लिए ज़रूरी है कि मेरे में विश्वास हो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी। और विश्वास तभी आएगा जब मेरे में कोई समाधान की स्थिति होगी। तो अगर मैं समाधानित हूँ तो मैं विश्वास से भरा हूँ। और समाधान तभी आएगा जब मुझ में समझ डेवलप होगी, और समझ तभी होगी जब मैं अध्ययन करता हूँ। तो अध्ययन क्यों है, ताकि मैं सुखी हो जाऊँ, और इसका प्रोसेस यही रहेगा। जब जब मैं अध्ययन करूँगा समझ मेरी डेवलप होती जाएगी। जैसे जैसे मैं समझदार बनते जाऊँगा तो मैं समाधित होता जाऊँगा, सारे प्रश्नों के समाधान मेरे पास होंगे। समाधानित होऊंगा तो विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा तो सुख की निरंतरता भी बन सकती है। तो अध्ययन क्यों है उसकी स्पष्टता मुझे ये 6 दिन में हो पाई है, जो मैं मानता हूँ कि मेरी शायद सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अब अध्ययन किस चीज़ का करना है वो ये 6 दिन में पता चल गया है। तो मानव का अध्ययन, मानव के आचरण का अध्ययन ही करने लायक का कोई काम है। तो अध्ययन किसका वो भी स्पष्टता हो गई है। अध्ययन कैसे करना वो अभी गिरीश भाई से हम जब भी चर्चा करेंगे तो और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन क्यों करना है और किसका करना है, ये 2 क्वेश्चन की तो आंसर मेरे को ये 6 दिन में मिल पाए। तो वो एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। दूसरा, अगर मैं पूरे 6 दिन को समराइज कर लूँ
तो मूल बात ये निकलकर ये भी आती है अगर मैं इसको व्यापक मान लूं, खालिस्तान मान लूं, तो तीन ही वास्तविकता है। एक खालिस्तान है जो हम देख रहे हैं अभी एग्जाम्पल के फॉर्म में, दूसरा है इकाइयाँ। इकाइयाँ दो प्रकार की या दो टाइप की बोल सकते हैं। एक जड़ इकाई जो हम सब शरीर के रूप में है, या तो फिर पदार्थ के रूप में है, या वनस्पतियों के रूप में है, या जीवन शरीर के रूप में, प्राण शरीर के रूप में है, तो उसको हम क्या कह पाएंगे? जड़ इकाइयाँ। दूसरी होती है चैतन्य इकाई, जिसको हम जीवन अभी इस नाम से जानते हैं। ये तीन ही वास्तविकता आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ये एक व्यापक है और ये पूर्णता है जहाँ तक मुझे जाना है, तो हम कुछ यहाँ पर है व्यापक के अंदर। कहाँ है? तो यहाँ पर कोई जड़ व्यवस्था है, कोई मानव का शरीर है, कोई पशु का शरीर है। ये सारे कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? तो पूर्णता की तरफ ही जा रहे हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ उसका मकसद क्या है? तो पूर्णता की तरफ जाना। ऐसा क्यों है उसकी भी स्पष्टता ये 6 दिन में हो पाई, क्योंकि व्यापक के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स से नेचर है वो ऐसे ही है कि मैं उसको प्राप्त करना चाहता ही हूँ। जैसे अगर व्यापक जो है वो पूर्ण है, तो मानव में भी वो प्यास है ही कि वो क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। वो प्यास इसलिए है क्योंकि वो व्यापक की गुण है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर मानव व्यापक जैसा बनना चाहता ही है। अगर मैं कहीं रॉन्ग हो रहा हूँ तो गिरीश भाई थोड़ा, ठीक है? तो ये जो दिखता है हमको व्यापक के कैरेक्टरिस्टिक्स में, हर मानव उसी डायरेक्शन में प्रयास करता ही है, जानते या अजानते। ये भी हम तक पहुंच पाए स्थिति में अगर हम देखें तो कुछ जीवन ऐसे होंगे जो यहाँ पहुंच गए हैं, कुछ जीवन ऐसे होंगे जो यहाँ पहुंच गए हैं, कुछ जीवन ऐसे होंगे जो यहाँ तक पहुंच गए पूर्णता के रूप में, पूर्णता के प्रयास में या जर्नी में, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अभी बहुत सारा काम मुझ में करना बाकी है, ऐसा भी मुझको दिखता है। तो धीरे धीरे प्रयास यही होगा कि जहाँ पर भी मेरी अभी स्थिति है उस स्थिति को पहले पहचाना जाए और फिर उसको पूर्णता की तरफ अध्ययन के फॉर्म में या अध्ययन के द्वारा पूर्णता की तरफ पहुँचा जाए। ये कुछ बातें मैं ये 6 दिन में जान पाया हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। मैंने 3 दिन का अध्ययन शिविर किया तो वहाँ पता चला है कि अध्ययन क्या, तो उन्होंने बोला यथा से इति तक की स्पष्टता, यानी सत्ता में संपृक्त प्रकृति से लेके अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक की जो स्पष्टता है, जो मानव में स्पष्ट होना है, उसे बोला अध्ययन। और एक बात ये भी बोली कि जो है हम बोलते हैं कि वातावरण, तो वहाँ एक पता ये भी चला कि वातावरण किसको कहेंगे। तो वहाँ भैया ने बताया कि हमारी स्वीकृतियाँ ही हमारा वातावरण है। एक ये बात थी और 2-3 पॉइंट और भी थे जिसमें भैया ने बताया कि अगर हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन नहीं कर पाते तो हम उसका सदुपयोग कभी नहीं कर पाते। तो वो मानव में भी सेम ही है, हम अपना सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे तो हमारा सदुपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये 2-3 चीज़ें थी, और भी कई सारी है लेकिन मैंने अभी नोट में लिखी हुई है। तो बस मैं विसनगर गई थी और वहाँ राकेश गुप्ता जी भैया आए हुए थे, उनकी वाइफ प्रियंका दीदी के साथ, और वो अध्ययन मानव व्यवहार दर्शन बुक का पठन था। उसमें 16वां चैप्टर शोषण और पोषण जो कि आधा हो पाया, लेकिन रहस्य मुक्ति जो था 70वां चैप्टर, उसको बहुत अच्छी तरह से क्लिक करवाया उन्होंने। और एक बात ये भी बताई भैया ने कि तर्क जो है, तर्क हमारी जर्नी के लिए आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है, आधार नहीं है, निरंतर सुख का आधार नहीं है। वो सिर्फ तर्क करने से हम निर्णय तक पहुंच सकते हैं। बस यही। हेलो 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 डन। તો એ જે છે ને જર્ની સુખદ જર્ની છે, તો મને તો એવું લાગે જ છે
પણ દરેકનો અલગ અલગ પોતાનો એક મંતવ્ય હોય. પણ વાસ્તવિકતામાં એ તાકાત છે, વાસ્તવિકતામાં એ તાકાત છે. બોલવાવાળામાં કંઈ એ તાકાત નથી, એટલે કન્ટેન્ટની એ તાકાત છે. એટલે જે અધ્યયન શબ્દ કીધો ને, અધ્યયનને ખાલી હું થોડું વ્યાખ્યા કરી દઉં. રિયલમાં અધ્યયન કોનું થાય છે? તમને શું લાગે છે? હું અહીંયા બહુ મસ્ત બોલું તો એનું અધ્યયન થાય છે? જે વિશ્વાસ બી છે, શું શબ્દોનો વિશ્વાસ છે? તો મારી સ્પષ્ટતા એવી છે કે અહીંયા જેટલું પણ અધ્યયન 6 દિવસમાં કર્યું કે એના પછી મારે પાછું જવાની ઈચ્છા, 100 દિવસનું અધ્યયન ચાલુ છે એમાં જવાની ઈચ્છા છે. પાછો જવું તો વાંધો નહીં, સંભાળી લેશો ને બધું? હા, ઠીક. ના, ઘણા લોકોને સારું ઠીક રહે, આ જાય તો ઠીક છે. નહીં તમે જુઓ, પરિવારમાં બી એવું જ હોય. તમને ઘણી વાર એમ લાગે કે મારા વગર પરિવાર નહીં ચાલે, પણ પરિવારવાળા એવું જ ઈચ્છતા હોય કે આ જાય તો સારું છે. એક ઘટના યાદ આવે છે, સોમભૈયા વારંવાર એમના પેલામાં મૂકતા હોય છે કે એક છોકરી હોય છે નાની, અને જ્યારે ત્યાં દિલ્હીમાં કંઈક આ પ્રોગ્રામ ચાલતો છે, હેપીનેસનો પ્રોગ્રામ ચાલતો હોય છે, ત્યારે એની મમ્મી એમ કહે છે કે મારે હવે 7 દિવસ માટે જવાનું છે બેટા. તો એની દીકરી એમ કહે છે કે જા મમ્મી, તું જલ્દી જા, તું જા, કારણ કે તું જાય તો હું મારી જિંદગી જીવી શકું. એટલે આપણને એમ લાગતું હોય છે, અને રિયલમાં એ બધા બંધનોમાંથી મુક્ત થવાની મજા છે. જો મારી કોઈ ઉપયોગિતા સિદ્ધ નથી થતી ને પરિવારમાં, તો પરિવાર માટે પણ હું બોજો છું. હમણાં બેને કહ્યું કે ઉપયોગિતા, સ્વયંની ઉપયોગિતા સ્વયંનું મૂલ્યાંકન કર્યા વગર નહીં થાય. મારી મનમાની કોઈ મારી ઉપયોગિતા નથી. પરિવારમાં ઘણીવાર આપણે મનમાની કરીએ, ઠીક છે, પરિવારના કી પર્સન હોઈએ એટલે આપણી મનમાનીને કોઈ માની લે, અને આપણે એવું માનતા હોઈએ કે મારી મનમાની કરવાથી પરિવાર ચાલે છે, તો એ થોડો ભ્રમ છે, અને ફરી એકવાર રીસેટ કરવાની જરૂર છે. તો અધ્યયન રિયલમાં જે બુકો વાંચીએ છીએ ને એમાં શબ્દોનું અધ્યયન નથી, સારું બોલી લેવું એ પણ અધ્યયન નથી. રિયલમાં અધ્યયન કોઈ વ્યક્તિનું થઈ રહ્યું છે. અહીંયા અધ્યયન એટલે બાબાજીને જે અનુભવ થયો, અને ખાલી એ બાબાજી એક વસ્તુ છે, એક વાસ્તવિકતા છે, અનુભવ સંપન્ન વ્યક્તિ છે, એટલે એમ કહ્યું છે કે ભાઈ अधिष्ठान की साक्षी में अनुभव की रोशनी में, मतलब अनुभव એટલે બાબાજી પોતે અથવા કોઈ પણ જાગ્રત માનવ. તો અત્યારે જાગ્રત માનવ તરીકે આપણે અધ્યયન કોનું કરી રહ્યા છીએ? એક માનવનું અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ. આપણે અભ્યાસ કોનો કરી રહ્યા છે? તો વોટ ઇઝ હ્યુમન, માનવ શું છે, માનવનો વૈભવ શું છે, અને માનવ એટલે હું પોતે. તો એક જાગ્રત પૂર્ણ વિકસિત માનવનું આપણે અલ્પ વિકસિત થઈને અધ્યયન કરીએ છીએ, ખાલી એને શબ્દોનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. તો જે પણ 6 દિવસ આપણે કર્યું એ બાબાજીનું જ અધ્યયન હતું, પણ ક્યાંય શબ્દ નહોતો આવતો બાબાજી, શબ્દ આવતો તો માનવ. ઠીક, એટલે વ્યક્તિ વિશેષતા જેવું ના લાગે આપણને. બાબાજી પણ પોતે એમ કહ્યું છે કે ભાઈ વ્યક્તિ વિશેષ થવાની જરૂર નથી, કારણ કે માનવ પોતાનામાં એટલો, એમને પોતાની જાતને પણ કેટલું સુંદર વાત મૂકી ખબર છે કે જ્યારે કોઈ શંકા થાય ને, સોમભૈયા અને આ બધા જે રાકેશભાઈ અને બધા એમની સાથે ખૂબ સમય રહ્યા, એમને જ્યારે શંકા થાય ને ત્યારે પૂછે કે બાબાજી શું આગળની પેઢી આને સમજી શકશે? તો એ સરસ આશ્વાસન આવી રીતે આપતા कि बेटा मैं है ना मानव का मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल हूँ आई एम अ मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल मतलब મારાથી આગળની પેઢી એને વધુ સારી રીતે લઈ જશે. હું તો એક મિનિમમ બ્યુટીફુલ મોડેલ છે. તો આગળ જતા એ રિયલમાં એ ડેવલપ થવાની જ છે. કારણ કે સ્પષ્ટતા એ મળી ગઈ કે માનવ પાસે બીજું કામ જ નથી, એના સિવાયનું કર્યું એ તો બધું ખાલી એને શું લૂઝ ભાષામાં શું કહીએ, જિંદા રહેના. ઠીક છે, જિંદા રહેના નથી કહેતા, કઈ કહેવત છે ને, વાક્ય યાદ નથી આવતું,
કે એના સિવાય જે પણ કામ કરીએ છીએ, નિરંતર સુખી થવા સિવાયનું જે કાર્ય થાય છે એ બધો જ આમ જોવા જઈએ તો ટાઈમપાસ છે. આપણને એવું લાગે કે મારી પાસે ટાઈમ નથી. બરાબર. ખાના પીના સોના, બર્મુડા ટ્રાયેંગલ છે. ગોળ ગોળ ભમ્યા કરીએ અને આપણને એમ લાગે કે હું તો ખૂબ કામ કરું. પણ ગોળ ગોળ ભમવાથી ગતિ આગળની દિશામાં થતી નથી. ગોળ ગોળ ભમવું એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આજ મેં કહ્યું ને, ખાના પીના સોના. એના સિવાય કોઈ કામ કરતું હોય તો વિચારો. દિવસમાં 3 ટાઈમ ખાવું, રાતે ખાના પીના સોના, મતલબ એને બ્રેડ બેડ અને બાથરૂમ. બ્રેડ બેડ અને બાથરૂમ આ બર્મુડા ટ્રાયેંગલ છે. બ્રેડ એટલે કિચન, બેડ એટલે ઊંઘવું અને બાથરૂમ એટલે નાહવું ધોવું બધું. આ 3 સિવાય ચોથી એક્ટિવિટી શું કરી નાખી? આ 3 બહારની કોઈ એક્ટિવિટી હોય યાદ કરાવો. સવારથી સાંજ સુધીથી ખાલી પેટ ભરવા સિવાયનો કોઈ પ્રોગ્રામ છે? એના સિવાયનો કોઈ પ્રોગ્રામ છે? હોય તો તમારો નથી કહેતો હું, દુનિયાના કોઈ બી માણસનો શોધી કાઢો. મારે ખુશ થવું છે તો હું ક્યાંક ફરવા જતો રહું. ફરવા જવું તો સારી હોટલમાં રહું. સારી હોટલમાં રહું તો ખાલી કિચન જ બદલાયું ને, બેડ જ બદલાયો ને, બાથરૂમ જ બદલાયું ને, કામ તો એ જ કર્યું ને. કાર્ય તો એ જ થાય છે. તો ઇન્સાન માનવ જે એક એવી બ્યુટી છે કે માનવનું અધ્યયન ઘણીવાર આપણે શબ્દોથી કરવા જઈએ છીએ. શબ્દોથી નહીં થાય. જો અહીંથી બોલવાવાળા વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વમાં એ વસ્તુ નહીં હોય તો સામે સુધી ડિલિવર નહીં થાય. એટલે ક્લાસરૂમમાં ઘણીવાર એવું થાય છે, હું ક્લાસરૂમને એવી રીતે જોઉં છું કે આપણે સરસ મજાની થિયોરીની ઉલટી કરીએ, બાળક પણ એ સરસ મજાની થિયોરીને પછી ઉલટી કરે, એનું નામ પરીક્ષા. રિયલમાં મારા જીવવા સાથેનું શું કનેક્શન છે? તો હું ક્યાંય સમજાઈ શકું છું? મારા વિષયને જીવન સાથે જોડીને સમજાઈ શકું છું? હું જે સાઇન થીટા કોસ થીટા ભણાવું છું કે કંઈ પણ ભણાવું છું એને મારા જીવન સાથે કોઈ કનેક્શન છે? મતલબ એની વાસ્તવિકતા સાથે કોઈ હું એની કનેક્ટિવિટી કરાવી શકું છું? નથી કરાવી શકતો. એટલે મારામાં પણ એ વાતને લઈને કોઈ ઉત્સાહ નથી. અને સામેવાળા બાળકમાં મારી પાસે ના હોય તો મારા ક્લાસરૂમમાં ક્યાંથી હોય? તો અધ્યયન જે ક્રિયા છે, અધ્યયનની ક્રિયા રિયલમાં માનવને સમજવાની ક્રિયા છે. એટલે અધ્યયન કોનું થાય? તો માનવનું. ક્લાસરૂમમાં બાળક આપણું અધ્યયન કરે છે આ ખબર પડવી જોઈએ, નહીં કે ગણિતની ચોપડીની, વિજ્ઞાનની ચોપડીનું. આપણને એમ લાગે કે હું ચોપડીના દાખલા ગણાવું છું, બાળક દાખલા શીખે છે. દાખલા નથી શીખતો, એ આપણા વ્યક્તિત્વને જોવે છે. જો આપણા વ્યક્તિત્વમાં એ હશે અને એમાંય મેથ્સ વચ્ચે આવી જશે તો મેથ્સ તો શીખી જ લેશે. પણ જો મારા શબ્દોમાં કટાક્ષ છે, મારા શબ્દોમાં રોષ છે, મારા શબ્દોમાં હું જે કામ કરું છું એની સ્વીકૃતિ નથી, મને શિક્ષક બનવું કશું ના બની શકે તો શિક્ષક બની ગયો, કંઈક આવું પડ્યું છે, તો એ તો રિફ્લેક્ટ થશે જ. અને એક શિક્ષક તરીકે મારી પાસે કેવડો મોટો અવસર છે જો ખબર પડી જશે તો આપણાથી વધારે ધન્યતા પણ કોઈને ફીલ નહીં થાય. તો શિક્ષક એ મારી આજીવિકાનું કામ છે કે શિક્ષકનું પદ કોઈ મોટી ઘટના છે? હવે એ મોટી ઘટના જો મને નહીં દેખાય, નહીં સમજમાં આવે તો મને પીડા તો રહેશે જ. અને ક્લાસરૂમમાં હું શું પીરસી રહ્યો છું? પીડા જ પીરસી રહ્યો છું. અને પીડા પીરસતા પીરસતા અપેક્ષા શું રાખું છું? બધા સુખી થઈ જાય. તો એ થઈ શકતું નથી. એ અધૂરી ક્રિયા છે. ઠીક. તો કેટલો ટાઈમ થયો ભાઈ? 12:40 થઈ ગયા. ઓકે, છેલ્લે મનોકામના બોલી લઈએ અને એના પછી પણ મને તો બહુ મજા આવી. બધા પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા, બાબાજી પ્રત્યે, તમારા બધા પ્રત્યે. મારી તો શીખવાની યાત્રા હતી. મને એમ થયું કે આ વસ્તુ, અને યોગેશભાઈને બધાએ સ્વીકાર્યું છે, સતીશભાઈ છે, મીનાભાભી છે, બધા લોકો કરી શકે છે. ઠીક. તો આંખો બંધ.
ભૂમિ સ્વર્ગતામ યાતુ માનવો યાતુ દેવતામ ધર્મો સફલતામ યાતુ નિત્યમ યાતુ શુભોદયમ. જય હો, મંગલો, કલ્યાણો. ધન્યવાદ.